नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज बोर का परमाणु मॉडल। जो रदरफोर्ड की मॉडल में जो कमियां रही उनको पूरा करने के लिए 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य परिकल्पनाएं जो थी वो इस प्रकार थी। पहली परिकल्पना इनकी ये थी कि परमाणु के केंद्र में उसका समस्त धनावेश उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, ये तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। ठीक, नंबर 2 चीज इन्होंने ये बताई कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस प्रकार से ये परमाणु का नाभिक, इसके चारों ओर कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था। फिर स्पेशल क्या था, इन्होंने क्या कहा कि ये जो जिस कक्षा में गति कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इन कक्षाओं की त्रिज्या और ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इन कक्षाओं की त्रिज्या और ऊर्जा, त्रिज्या व ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, मतलब एक फिक्स होती है। इन निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाली कक्षाओं को कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, नंबर 3 चीज इन्होंने ये बताया कि ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जिसे हमने क्या, इन कक्षाओं को क्या कहा हमने, ऊर्जा स्तर। इन ऊर्जा स्तरों को इन्होंने एन से दर्शाया। एन बराबर इन्होंने ये लिख दिया 1 2 3 4, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, K L M N, इस प्रकार से। ठीक, इन कक्षाओं का मान हमेशा क्या होता है, पूर्णांक के रूप में होता है, जिन्हें हम 1 2 3 4 से लिख सकते हैं या K L M N से लिख सकते हैं। जैसे कि ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं K L M आदि से। ठीक, चौथी चीज इन्होंने ये बताई कि जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ती है, नाभिक से किसकी दूरी बढ़ती है, कक्षा की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा का, इनकी ऊर्जाओं का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात n बराबर 1 जो कक्षा है उसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन 5वीं परिकल्पना इनकी। 5वां पॉइंट इनका ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग, अर्थात MVR, ये क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है या गति करता है जिनके कोणीय संवेग का मान कितना हो, NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ये ध्यान रखने योग्य चीज है। यहाँ पर n जो है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। r बराबर यहाँ है कक्षा की त्रिज्या, MVR। n यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है तो। ठीक, h बराबर यहाँ पर है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। नियतांक क्या होता है, एक और नियतांक आ रहा है यहाँ पर देखना, पाई भी क्या है, नियतांक। जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। ऐसे इस h से ये भी नियतांक है, इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स होती है, इसलिए कि इसको क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। तो 5वीं चीज इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है
जिनके कोणीय संवेग का मान कितना हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। n बराबर यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, छठी परिकल्पना इनकी ये थी कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण इसकी ऊर्जा में अगर कमी आई तो इस ऊर्जा की, इस कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। ये इस कक्षा से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, इसकी अगर इसकी ऊर्जा में कमी आई तो ये इस कक्षा से अपनी ऊर्जा को वापस बढ़ा सकता है, जिससे ये निश्चित कक्षा में गति करता रहता है। इसीलिए रदरफोर्ड की जो मुख्य कमी रही थी वो यहाँ पर खत्म कर दी इन्होंने। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। अगर इसकी ऊर्जा में कमी होती है तो इस कक्षा से ऊर्जा ग्रहण करके ये अपनी ऊर्जा क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है और निश्चित कक्षा में गति करता रहता है। एक लास्ट पॉइंट इनका ये है, देखना, सातवां पॉइंट, जैसे ये नाभिक, ये इसकी प्रथम कक्षा और ये है द्वितीय कक्षा। ठीक, नाभिक के पास वाली ये तो है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में गति कर रहा होता है और यदि वो ऊर्जा का अवशोषण कर ले, क्या करे, ऊर्जा का अवशोषण कर ले, तो वो यहाँ इस निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक, जहां पर ये क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। वापस से ये ऊर्जा को त्याग कर, मतलब कि ऊर्जा का उत्सर्जन करके ये कहाँ आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस प्रकार से ये इसकी प्रथम कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, ये उच्च। अब जहां पर क्या हो गया, वो अस्थायी हो गया, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस कहाँ आ जाएगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पर क्या होता है, परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये तो रही परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य परिकल्पना है। लेकिन इनके परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रह गई, तो कमियां भी देख लेते हैं। परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अगर हम तुलना करें तो बोर का परमाणु मॉडल अधिक विकसित था। इस मॉडल द्वारा परमाणु की रेखिक स्पेक्ट्रम तथा स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती थी। फिर भी इसमें कुछ कमियां रही। तो पहली कमी ये थी कि चूंकि इन्होंने अपना परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए दिया और जिस अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु की संरचना को समझाने में ये क्या रहे, असफल रहे। हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको तो समझा दिया इसने इन्होंने। लेकिन क्या किया कि जिन परमाणुओं में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संरचना को समझाने में ये असफल रहे। नंबर 2, दूसरी कमी यह रही इनकी कि उच्च वेधन क्षमता वाले उपकरण से देखने पर यह पता चला कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कई सारे भागों में बटा होता है। बोर द्वारा इसका कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। तीसरी कमी इनकी यह रही कि परमाणु आपस में जुड़कर आपस में रासायनिक संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण भी वो नहीं बता पाए। तो ये रही बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। हमने सारे मॉडल पढ़ लिए हैं, सभी की कमियां भी पढ़ ली है। अब हम तत्वों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।